Hello everyone. In the last lecture, we have completed the lesson number 7 population. We have discussed the MCQs and right or wrong questions. Today we will discuss the extra questions which is not mentioned in your textbook, but it is very essential. So that the questions we will discuss, let us see. What is birth rate? It's very, very important. Birth rate is the number of live births per 1,000 people in a year. ओके यानी पर 1,000 पीपल के पीछे कितने लोग बच्चों का क्या होता है बर्थ होता है दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ रेट ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट इज डेथ रेट ओके डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1,000 पीपल इन अ ईयर सेम इंस्टेड ऑफ बर्थ यू विल राइट हियर डेथ सो व्हाट इज डेथ रेट इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पीपल पर 1,000 पीपल के पीछे कितने लोगों की डेथ हुई that is called as the death rate. Okay, now next, what is life expectancy? So life expectancy is expected average lifespan of an individual at the time of his or her birth. इंसान जन्मने के बाद कितने साल तक के जो है जिंदा रहता है, कितने साल तक के जिंदा रहता है. जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम बोलते हैं कि 70 years, 80 years, 100 years तक के देखा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं. इफ विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द बटरफ्लाई तो वो वन डे और 2 डे के लिए सर्वाइव करती है. इफ विल टॉक अबाउट द डॉग्स तो 15 to 20 ईयर उनका लाइफ स्पैन है. यानी वही बोला है कि जन्म लेने के बाद चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो कितने साल तक के जिंदा रहता है उसे बोलेंगे एक्सपेक्टेड ईयर्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. So what is life expectancy? Again, I'm repeating. Life expectancy is the expected average lifespan of an individual at the time of his or her birth. What is mean by in migration? Name itself indicates the definition. In migration, that is the migration of a people in a particular region from outside region. जैसे for example, अपना नागपुर ये region है. नागपुर में बाहर से पुणे रीजन या फिर महाराष्ट्र का अदर रीजन से हमारे यहाँ आते हैं, हम उसे बोलेंगे हम इन माइग्रेशन. ओके, सो माइग्रेशन ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम आउटसाइड रीजन ओके इज नोन एज इन माइग्रेशन. व्हाट इज मीन बाय आउट माइग्रेशन? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन टू आउटसाइड रीजन्स इज नोन एज आउट माइग्रेशन. जब पर्टिकुलर रीजन के लोग दूसरे रीजन में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, ओके, then that kind of migration is called as the out migration. Okay, what is mean by sex ratio? The number of female per 1,000 male. per 1,000 male के पीछे कितने जो फीमेल्स है, ओके, उनका कितने फीमेल्स है, दैट उसका जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेक्स रेशो. ओके, now next, in which type of occupations are people in urban areas involved? Okay, obviously secondary and tertiary, क्योंकि प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है दैट इज रिलेटेड टू द रूरल एरियाज. यूजुअली देखो हम विलेज के जो पीपल है यूजुअली दे प्रीफर टू डू एग्रीकल्चर. उसके बाद माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, आफ्टर छोटे छोटे जो छोटे छोटे फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी है टिम्बरिंग वगैरह, ये सारी चीजें, माइनिंग हो गया, ये सारा प्राइमरी, फिशिंग हो गया, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं. कोस्टल रीजन में देखो हमको जो है वो कोस्टल रीजन में एक ही ऑक्यूपेशन आपको दिखेगा मेनली, दैट इज द फिशिंग, क्योंकि वहां पे फिशेस अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है. तो फिशिंग विल बी देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन अलोंग विद द एग्रीकल्चर. बाकी के ऑक्यूपेशंस होंगे नो डाउट, बट फिशिंग विल बी देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन विल बी द फिशिंग इन केस ऑफ कोस्टल एरियाज. So primary occupations which are related to the natural things, okay, and for example, suppose we have taken the example of clothes, okay, so from where the clothes comes? Cotton, obviously. So cotton is grown in fields. That means cotton is the raw material for the cloth. Okay, so whatever the amount of cotton, okay, just generated from the field or agriculture, we use it as a raw material for the preparation of the or for the making of the clothes, not preparation for the making of the clothes. In the textile industry, so in textile industry, what happens? The processing takes place on the cotton, which is the raw material.
for the cloth. So secondary occupation, and suppose कि clothes बन गए हैं आपके, it needs to be transport. अभी जो बन गए हैं फैक्ट्री में उसको हमारे तरफ पहुंचाना भी जरूरी है, तो that is the kind of service. तो ये जो टर्शरी सेक्टर होता है that is nothing but the सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन का काम, हमारे यहाँ हमारे पास पहुंचाने का काम, ये कौन करे, ये किसके अंडर आता है, टर्शरी ऑक्यूपेशन. सो सर्विस एक्टिविटीज जो भी है वो टर्शरी ऑक्यूपेशंस के अंडर आती है. तो इन अर्बन एरियाज यूजुअली द सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड. ओके, एंड द लास्ट वन हु पुट फोर्थ द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, Mahbub ul Haq and Amartya Sen put forth the concept of HDI, that is Human Development Index. आपको पता है कि Human Development Index क्या होता है? Earlier, the economic prosperity of the region is considered to say the development of a particular region. अगर economic prosperity अगर अच्छी है एक particular region की, तो हम उसे developed region के या developed country में consider करते थे. But after the concept of HDI, which is put forward by the, Muhammad ul Haq and Amartya Sen, सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो मायने नहीं रखती है, उसके साथ साथ आपकी लिटरेसी रेट, जो अदर फैक्टर्स है जैसे लिटरेसी रेट हो गया, उसके साथ साथ आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, उसी के साथ साथ लिटरेसी होनी चाहिए. तो ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है. लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, अपनी क्वालिटी लाइफ जीने का फ्रीडम होना चाहिए. सिर्फ क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक स्टेटस ये जरूरी नहीं है, क्वालिटी लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए. तो ये सारा बातें कंसिडर होती है प्लस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, देन दैट इज कॉल्ड एज द HDI. ओके, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और आंसर इन वन लाइन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आंसर इन ब्रीफ. So first one is what are the aspects considered in the structure of population? So while considering the structure of population, following aspect to be considered: sex ratio or sex structure you can say, then age structure, then occupational structure, then rural urban structure, literacy structure. So first, that is the sex ratio. You know that the sex ratio structure is a structure that considers the subdivision of population on the basis of gender. Either the person is female or male. Okay, that means to divide the population into male and female category. Okay, we are having the structure that is called as the sex structure or sex ratio. Okay, now age structure. Age structure is the structure that considered the subdivision of population as per the groups. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं या फिर उसके बाद अडल्ट है, तो इनमें क्या हुआ, ग्रुप्स बनाए गए. ठीक है, तो वो ग्रुप्स के बेसिस के ऊपर भी क्या होता है, पॉपुलेशन का. Now next one is the occupational structure. So occupational structure is the structure that considers subdivision of population on the basis of dependency and work ability. So below 14 years आपको पता है कि बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, एंड अबाउ 60 जो होते हैं वो जो एज पीपल होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पर. ठीक है, पहले बच्चे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फिर बच्चों के ऊपर माँ बाप डिपेंड होते हैं. ठीक है, ठीक है, तो वो एक्चुअली द ग्रुप अंडर 14 एंड 15 एंड आफ्टर 60 will consider as the dependent group, while the after 16 to 59 this is the working group. Okay, so this is the occupational structure. Then rural and urban structure. Rural urban structure is the structure that considers subdivision of population on the basis of the areas of residence. देखो villages छोटे होते हैं, ठीक है, और cities जो है वो बड़ी होती है, वहाँ की population ज्यादा होती है, villages की population कम होती है. तो on the basis of this rural and urban structure have been created. Okay, now next one is the literacy structure. So peoples are literate or illiterate. That means what we mean by literacy, they are having the capability to read and write, उसे बोलेंगे हम literacy. तो उसके ऊपर भी जो है लिटरेसी स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है वो सब डिविजन होता है पॉपुलेशन की, वेदर दीज आर दी literate people or illiterate people. If you talk about the India, okay,
Then what is the literacy rate of the India? 72.1%. That means remaining 28% people are illiterate. So in this way, we can categorize the people into illiterate and literate one. Okay. So that is the answer of question number 1, answer in brief. Now we will discuss about the second question. Prepare a list of advantageous and disadvantageous factor affecting population distribution. Okay. So first answer. First we will discuss the advantage. Afterward we will discuss the disadvantage. So what would be the advantage of population distribution? Okay. Availability of the sufficient sunlight, clean air and water. Second, region with a low altitude, moderate rainfall and temperature, fertile soil, deposit of minerals, industrialization, urbanization, availability of transport facilities, availability of market, political stability, international peace, favorable government policies, favorable social customs and traditions. Okay. So these are the advantageous factors that affect the population distribution. इसमें हमको एडवांटेजेस मिलेंगे, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको. क्लीन और सफिशिएंट सनलाइट मिल रहा है, क्लीन एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है. रीजन विथ लो अल्टीट्यूड, अगर प्लेन रीजन है तो आपको अबंडेंट क्वांटिटी में पॉपुलेशन मिलेगी. इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, अर्बन एरिया है, फर्टाइल सॉइल है तो वहां पे एग्रीकल्चर होगा. आजू बाजू में इंडस्ट्रीज है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऑब्वियसली वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी. आफ्टरवर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बहुत सारे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस रीजन में, इंटरनेशनल पीस है उस रीजन में, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है लोगों के लिए, जो है पीपल जो रहने वाले हैं वहां के उनके लोगों के लिए गुड पॉलिसीज है, फेवरेबल कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, कोई वार नहीं, पीस ही पीस है. तो हम ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन जो है ग्रोथ बढ़ जाएंगी, ये सारे फैक्टर्स अगर फेवरेबल है तो. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. ओके, उसी के अपोजिट कर लेंगे अभी हम. शॉर्टेज ऑफ सफिशिएंट सनलाइट, क्लीन एयर एंड वाटर. एयर क्लीन नहीं है, इसको क्लीन एयर नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है क्लीन, शॉर्टेज ऑफ सनलाइट है, रीजन्स विथ हाई अल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पे हिली रीजन्स में ये एरिया है तो वहां पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी. ओके. एक्सट्रीमली लेस और मोर रेनफॉल एंड टेम्परेचर, रेनफॉल अगर लेस है, टेम्परेचर अगर कम है तो भी आपको क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, बहुत कोल्ड है, बहुत हॉट है तो वहां पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेंगी या नंबर ऑफ पीपल्स रिसाइडिंग देयर कम मिलेंगे. इनफर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा उस रीजन में, एग्रीकल्चर नहीं है तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी होंगी. ठीक है, वहां पे जो है क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली उस रीजन में लोगों की पॉपुलेशन हमें कम दिखाई देंगी, just because of the scarcity of the food, scarcity of minerals, low industrialization. इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और ऑब्वियसली वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ही नहीं है तो लोग जो है वर्कर है इस रीजन से उस रीजन में इन सर्च ऑफ जॉब जो है माइग्रेट नहीं कर पाएंगे और just because of the non availability of the transportation facilities उस रीजन में जो है हमको population density कम मिलेंगी. नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट. आपके पास जो है कपड़े तो बने हुए हैं लेकिन उसको मार्केटिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है या मार्केट ही नहीं है तो भी ऑब्वियसली आपने जो चीजें बनाई है उसको बेचना तो जरूरी है. ठीक है, तो वो नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर बार झगड़े होते रहते हैं, नेशन में वार होते रहते हैं, बाकी अदर नेशन से भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं तो ये भी जो सारे फैक्टर्स है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करते हैं. इवन सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है, कस्टम्स की वजह से हमेशा लड़ाई होती रहती है, जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस एंड ऑल दैट. ओके, उसके साथ साथ जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन उसके वजह से भी, मर्डर, थेफ्ट, इसके वजह से भी लोगों की पॉपुलेशन कम हो सकती है. सो दीज आर ऑल द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस, ओके, दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन
distribution. So today we have discussed about the one-line questions and the brief questions of lesson number 7. Next question, that is the give reason, we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye and have a nice day you all.